गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखें, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है नेक्स्ट चैप्टर, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, तो संविधान का प्रस्तावना ऐसे बोलते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस बेसिस पर बनाया गया है, तो या उसके कह सकते फिलॉसफी क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत क्या है, तो उस चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहीं न कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रीएम्बल को बेस बनाकर ही इलाबोरेट किया गया है और डिटेल कह सकते हैं प्रोविज़न जोड़े गए हैं। तो जो मैं इसमें अभी आपको डिस्कस करूँगा, तो आप साथ में मैं ये मेंशन करूँगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी आर्टिकल में इस प्रीएम्बल के इस वर्डिंग को डिफरेंट आप कह सकते हो आर्टिकल के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और मैं साथ में ये मेंशन करूँगा कि ये जो प्रीएम्बल की ये जो बातें हैं, जो वर्ड है या सेंटेंस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से रिलेटेड है, ये है। तो आप कह सकते हो कि ये काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक भूमिका जो होता है, जैसे आप इंट्रोडक्शन, जब कोई आप आंसर राइटिंग करते हो तो पहले इंट्रोडक्शन देते हो, उस टाइप से कह सकते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है कि ये इस बेसिस पर आगे का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है। अब मैं ये बता दूं कि ये प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, इसका इंट्रोडक्शन है तो उसका पार्ट है, लेकिन जैसे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो हिंदी में बोला जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जैसे वो कोर्ट में कह सकते इन्फोर्सिएबल नहीं है, जैसे फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल है पर लीगली इन्फोर्सिएबल है, पर डीपीएसपी लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। कहने का मतलब कि आप किसी पॉइंट को बेस बनाकर, मतलब डीपीएसपी को बेस बनाकर कि डीपीएसपी में प्रोविजन मेंशन है, हमें वो चीज़ मिलना चाहिए, तो कोर्ट में ये राइट कहकर आप वहाँ पिटीशन लाओ तो उसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकती। फंडामेंटल राइट अगर आपका इन्फ्रिंजमेंट होता है, उल्लंघन होता है, कर्टेल किया जाता है, कम किया जाता है, तो आप कोर्ट में पिटीशन ले जाते हो और कोर्ट सुनती है उसको और आपके फंडामेंटल राइट को इस्टेब्लिश करवाती है, जो अधिकार है। पर प्रीएम्बल का जो इसमें मेंशन है वो इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है। कोर्ट उसको प्रीएम्बल की बातों को बेस बनाकर आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये मैंडेटरी है, कोर्ट को ये इन्फोर्स करवाना होगा, लीगली इन्फोर्स करवाना होगा। तो अब देखिए, लेकिन प्रीएम्बल में जो बातें मेंशन है उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है, अगर वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट में मेंशन है तो इन्फोर्सिएबल होगा। अगर वो की जो वर्डिंग है या सेंटेंस है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो फिर डीपीएसपी तो ऑलरेडी इन्फोर्सिएबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब सिर्फ प्रीएम्बल पर से देखा जाए तो इन्फोर्सिएबल नहीं होता है, लेकिन प्रीएम्बल की बात है अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है तो इन्फोर्सिएबल होगा। समझ में आ गया? तो अगर क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों इन्फोर्सिएबल नहीं है, लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है, और फंडामेंटल राइट है जो लीगली इन्फोर्सिएबल है। तो ये हुआ। अब इसके बाद आगे चलते हैं क्या क्या है। और पहले प्रीएम्बल जो लिया गया, जो बनाया गया, तो इसमें जो बहुत सारे जो कंटेंट जोड़े गए हैं, तो मैं दिखाऊंगा। मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ ओल्ड प्रीएम्बल, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो उस समय का प्रीएम्बल क्या था, और
अब बाद में क्या चेंजेस हुए और रिसेंट अब तक में अभी में जो प्रियम्बल जो है वो कैसे क्या है, उसमें क्या क्या बातें हैं, पहले भी दिखा चुका हूँ। आई थिंक पिक्चर मैं पहले के चैप्टर में दिखा चुका हूँ। तो बहुत सारे जो बातें इसमें जो सेंटेंस है, वर्डिंग है, तो कहाँ से लिया गया था वो आपको मैंने पढ़ा ये जब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने टीच किया था, पढ़ाया था, तो बताया था कि 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं उसे। तो उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मैंने पढ़ाया था और नोट्स के फॉर्म में मैंने मेंशन भी किया था। तो उसकी बहुत सारी बातें को इस प्रियम्बल में रखा गया है। जब मैं अभी डिस्कस करूंगा तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मैंने जो बताया था, मैंने जो पढ़ाया था, उस स्लाइड को खोलकर दिखा दूंगा। आपके पास ऑलरेडी होगा, होना चाहिए फिर भी, कि देखो इसमें ऑब्जेक्टिव ये प्रियम्बल ये है और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये बातें थी, क्या क्या बातें वहां से यहाँ कट एंड पेस्ट किया गया। ठीक है, मतलब कट कह सकते या कॉपी एंड पेस्ट किया गया, कट एंड पेस्ट नहीं कर सकते, वहां से थोड़े हटा, वहां तो है ही, वहां से कॉपी किया, कट कॉपी किया गया और कॉपी करके हमने यहाँ रख दिया। ये है। तो चला जाए इससे रिलेटेड क्या क्या है थोड़ा देखा जाए। तो देखें कहते हैं क्या, मैंने पहले भी बताया था कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, शायद मैंने कहीं पिछले चैप्टर में एक मैप दिखाया था कि कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ या ड्राफ्ट किया गया। तो उसमें से यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कहते हैं कि ओल्डेस्ट एक्टिव कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बिगिन विथ प्रियम्बल। तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी है जो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है 1700। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब देखिए रिटेन एंड कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो कहीं ना कहीं रिटेन तो है नहीं, तो जो कन्वेंशन से चला जा रहा है या वहाँ के नियम और कानून से चला जा रहा है, बुक के फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में मेंशन नहीं है, वो तो मैग्ना कार्टा बहुत पहले की बात है, बहुत पहले। मैंने पहले बताया था आपको 1200 समथिंग, 1200 मतलब आप 1200 से लेकर 1230-40 के आसपास की बातें थी वो, 1230-40 आसपास, 20-30-40 के आसपास, इतना जाने। तो उस समय ही उनका मैग्ना कार्टा सब लिखा हुआ था। लेकिन यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस इंडिपेंडेंट कब हुआ? 4 जुलाई 1776, 1776 में इंडिपेंडेंट हुआ। 1776। इंडिया कब? उसके 1876 नहीं, 1976 नहीं, लगभग उसके आप कह सकते 176 उसके लगभग 170 साल बाद कह सकते हो कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लगभग 170 ईयर्स लेटर। मतलब यूएस हमसे 170 साल पहले आज़ाद हो चुका था। उस समय से कितना ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ और हमारा कंट्री एक तरह से मानो उससे कितना पीछे है। खैर वो तो अलग बात है कि इस इंडिपेंडेंस से आप रिलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब जापान का देखोगे, चाइना का देखोगे, तो ये नहीं है कि हमारा कंट्री कंपेयर टू अदर कंट्री उससे कंपेयर में लेट इंडिपेंडेंट हुआ तो हम पीछे रह गए। ये तो कहा नहीं जा सकता, पीछे हम खुद की वजह से है, ना कि सिर्फ इंडिपेंडेंस ही एक क्राइटेरिया है। बाकी बहुत सारे हैं, बाकी मैं डिस्कस करूँगा या जानोगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं ही इसके लिए। कहीं ना कहीं एक पहलू तो है ही जो हम में भी कमी रही है, जो डेडिकेशन जापानीज में रही है अपनी कंट्री के लिए, जो चाइनीज में रही है, वो खुद इंडियन को अपने कंट्री के लिए नहीं रही है। ये बात फैक्ट है। चलो तो मैं जूस में घुसूंगा तो बड़ा चला जाएगा। तो पहले ये देखते हैं। देखिए कोडिफाइड हुआ और ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और इंडिपेंडेंट उसको मिला। इंडिपेंडेंट हालांकि इसको आप यूएस को बोल सकते हो कि यूएस भी ब्रिटेन के अधीन था, ब्रिटेन का ही उस पर कह सकते हो रूल कर रहा था, ब्रिटेन गवर्नमेंट रूल कर रही थी, तो उससे इंडिपेंडेंट इसको मिला था कॉन्स्टिट्यूशन यूएस को। तो ये हुआ और कहते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इनका जो हुआ तो इन्होंने भी, इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टार्ट होता है प्रियम्बल से। तो हमने उसको देखकर भी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट कर लिया, तो मैं बता दूं जब ये प्रियम्बल कब जोड़ा गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना फुल्ली ड्राफ्ट हो गया था, तो बाद में लास्ट में प्रियम्बल को जोड़ा गया था। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट पहले बनने के बाद इंट्रोडक्शन जोड़ा गया, बनने के बाद, ना कि पहले इंट्रोडक्शन जोड़ा गया। ठीक,
किसी के मन में आया होगा ड्राफ्टिंग कमेटी में उतने सारे मेंबर थे, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाई हमारा भी कुछ होना चाहिए इंट्रोडक्शन टाइप का, प्रेम्बल जैसा यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे है, तो चलो हम भी जोड़ते हैं, तो जोड़ा गया। आप देखें, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस, जो मैंने बताया समरी है, इंट्रोडक्शन है, मतलब उसको ही बेस बनाकर बाकी सारा है और उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, बस वो बात है। जवाहरलाल नेहरू वाली बातें मैंने बोल दी, उनके रेजोल्यूशन से कहीं ना कहीं लिया गया है। और देखें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अमेंडमेंट होता है ना, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होकर प्रियम्बल में भी चेंजेस किए गए हैं। तो मैंने इसलिए तो मैंने पहले भी बताया था कि उसमें क्या क्या 2-3 वर्ड हैं, तो पुराने वाला प्रियम्बल नया प्रियम्बल दिखाऊंगा तो देखोगे, कंपेयर करोगे, तो ये 3 वर्ड जो हैं सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, नए वर्ड जुड़े हैं। 1976 अमेंडमेंट हुए जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुए, तो उसने ये सब वर्ड जोड़ा कि भाई ये सब चीज़ उस समय के जो कंडीशन, सिनेरियो, इंटीग्रिटी क्यों जोड़ा, भाई लोग तोड़ रहे हैं देश को, लोग पुलिस को भड़का रहे हैं, लॉ ऑर्डर को प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो ये बेसिस देखकर इंटीग्रिटी जोड़ा गया। सोशलिस्ट, सेकुलर ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कहते हैं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, स्पष्ट नहीं था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं ये पर्पस था, उद्देश्य था ये सब सेकुलर एंड सोशलिस्ट का, बट प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हो कि एक्सप्लिसिट फॉर्म में ये वर्डिंग मेंशन किया गया बाद में इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। अब देखें, ये शायद मैंने पहले भी बताया था कि नेहरू जी क्या है, देखो पास में बगल में नेहरू जी हैं, ये नेहरू जी रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेक्चर दे रहे हैं, शायद आप देख सकते हो। पार्लियामेंट क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे रहे हैं, बाकी सारे चेयरमैन मेंबर आई थिंक ये राजेंद्र प्रसाद ही हैं। तो ये अब अमेंडमेंट एक्ट की बात कर दी, कब हुआ अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी के टाइम में। अब है ये देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन न्यू है, इसमें थोड़ा रीड कर दूं। ये प्रियम्बल जो है, मतलब कहने का मतलब प्रियम्बल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रहा था, ये न्यू प्रियम्बल है, इसमें क्या मेंशन है। न्यू से पहले जान लो ओल्ड वाले में क्या मेंशन है। देखिए ओल्ड में मेंशन है क्या, बी द क्लियर है या नहीं, हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign secular यहाँ नहीं आएगा, यहाँ देखिए sovereign democratic republic, इससे पहले बार में आएगा sovereign socialist secular democratic republic, यहाँ सिर्फ sovereign democratic republic, ये socialist and secular नए में जुड़ा, and secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। जस्टिस सेम चीज, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ, मैं सबको डिटेल बताऊंगा, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम, ये हुआ। फ्रेटर्निटी के बारे में हो गया। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी, यहाँ देखिए यूनिटी ऑफ नेशन, ये यूनिटी ऑफ नेशन है, वहाँ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी के बाद एंड इंटीग्रिटी जुड़ा, इंटीग्रिटी भी, यूनिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, मैं सब डिटेल बताऊंगा। सेम चीज बात जो बाकी है, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। ये हुआ ओल्ड वाला, और ये देखें न्यू वाले में जो है क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये ऐड हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेम, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी सेम, फ्रेटर्निटी में एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी था ही, यूनिटी ऑफ नेशन का जगह हुआ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये अब देखिए मैंने बताया था पहले कि देखिए ओल्ड का ये जो हमारा प्रियम्बल है कितना अच्छा से डेकोरेटेड किया हुआ है, ये लिखा हुआ किसने है, डेकोरेट किसने किया है। तो और ये न्यू वाले में देखें, न्यू वाले में डेकोरेशन उतना अच्छा नहीं है, तो मैंने
कौन किसने इसको डेकोरेट किया था, किसने कैलीग्राफ किया था। मैंने जब मैंने पढ़ाया था, हाँ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था। तो राम मनोहर व्योजादा, फिर नंदलाल बोस डेकोरेट किया था, ऐसा मैंने बताया था। और फिर उसके अलावा याद करेंगे, आप जाएंगे तो कम से कम थोड़ा हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे कि किसने डेकोरेट किया था, किसने हिंदी में कैलीग्राफ किया था, किसने इंग्लिश में कैलीग्राफ किया था। तो इसको आपको पता रहना चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी भी मैंने बताया 2 नाम। उसमें था ब्योहर रामजादा थे एंड थे नंदलाल बोस जिन्होंने ये डेकोरेट किया था। तो खैर वो तो वहाँ वाली बात है, यहाँ तो मैंने ऐसे से बता दी। अब देखिए ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है ये दोनों मैंने बता दिया। इसके बाद मैं आपको क्या बताना चाहूँगा कि जो कंटेंट है आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मैंने पढ़ाया था तो उसको मैं अभी दिखा देता हूँ। अगर आसानी से अगर हो जाता है तो मैं अभी दिखा दूंगा, नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं दिखाऊंगा। तो चलते हैं। मैंने पढ़ाया था कहाँ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें मैंने बताया था आपको कहाँ, और हाँ जी आ गया। इसमें मैं थोड़ा देखें, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने कलर क्यों रखा। देखें एक कलर रखा है मैंने बैकग्राउंड में तो कैसा अपेयरेंस हो रहा है। अब इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तो देखें अपेयरेंस कैसा होगा। तो ये डिजाइन स्लाइड बैकग्राउंड ग्रीन अप्लाई टू ऑल स्लाइड। अप्लाई टू ऑल स्लाइड। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रिजोल्यूशन। देखें ये रहा रिजोल्यूशन। अब देखें डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ डैट आई सिलेक्टेड दिस कलर इन बैकग्राउंड। तो जो भी 2 3 4 कलर है इसमें मेरे पास अवेलेबल होती है उसको मैंने सिलेक्ट किया, तो उतना जो कह सकते हो आप दिखने में बेटर ये लग रहा था तो मैंने इसे सिलेक्ट किया था। मैंने रीजन बताया था क्यों मैंने इसे सिलेक्ट किया इसलिए। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने जो दिया था 1946 में दिसंबर में दिया था, उसके लगभग एक महीने के अंदर, 1 महीने के आसपास जनवरी में एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था। ये रिजोल्यूशन में जो बातें थी वो मैं दिखा रहा हूँ। रिजोल्यूशन में कौन कौन सी बातें मेंशन की गई थी। देखिए रिजोल्यूशन में जो बातें मेंशन की गई थी, जो मैंने वहां भी मेंशन किया गया था, तो रीड तो मैंने एक ऑल पावर सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया पावर्स ये फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड द फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप वोकेशन and association and action shall be guaranteed and secured subject to law and public morality, adequate safeguard should be provided। ये तो नहीं लो, ये इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। देखें आ जाओ,
एग्जिट। हाँ जी, तो सबसे बेटर है कि एक ये देखिए, वो हुआ पार्ट। उसके बाद था नेक्स्ट, इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटोरियल ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया शैल बी मेंटेन एंड इट्स सोवरेन राइट ऑन लैंड सी एयर विल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड जस्टिस ऑफ civilized nation. Rightful and honored place in the world shall be attained to this ancient land for the promotion of world peace and welfare of the mankind will. It's already reflected, जो मैंने उस समय भी मेंशन किया था। तो कहीं न कहीं देखे ये जस्टिस, थॉट, बिलीव, फेथ, ये जो कंटेंट है वो आपको प्रियम्बल में मेंशन है। एंड अथॉरिटी सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया कंस्टिट्यूट पार्ट ये एंड, तो वही मैंने दिखाना चाहा कि बहुत सारे जो इसकी कुछ पार्ट जो बातें जो प्रियम्बल में मेंशन है यहाँ से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया था। एक तो ये, दूसरी इसका लास्ट में जो मैंने आपको दिखाया था उसमें देखें, खैर इतना के लिए इतना ही, बाकी बातें वहाँ की बातें फिर इसमें ही लगे रह जाएंगे हम लोग। तो हमारा कहाँ गया प्रियम्बल, वेर इज दैट वन, प्रियम्बल। तो देखें, अब चलते हैं इस पे। तो वही है जो मैंने मेंशन किया है, जो मतलब आप कह सकते हो जो पिक्चर के फॉर्म में मेंशन किया है उसको बस यहाँ लिखा हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, सेम टू सेम है, तो इसमें मैं कुछ जाऊँगा नहीं। अब देखें, एक क्वेश्चन आया सिविल सर्विसेज 2021 में, इससे पहले भी शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जैन 1950। तो जब इंडिया रिपब्लिक हुआ, मतलब कह सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया, तो कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था, मतलब कहने का मतलब प्रियम्बल में ये इनडायरेक्टली ये है कि प्रियम्बल कहाँ तक या क्या मेंशन था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 26 जैन को। तो देखें, जो मैंने बताया था सोशलिस्ट एंड सेकुलर बाद में जोड़ा, तो इसको हटाकर जो बचा आपका वो हुआ आपका आंसर। तो पुरानी वाली नई वाली अगर पता है तो ही आंसर कर पाएंगे, ऐसे नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। अब ये देखें, एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, लेकिन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शायद टाइपिंग मिस्टेक। तो ये देखिए, कहने का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में कौन सा जो है उद्देश्य नहीं मेंशन है, उद्देश्य नहीं अंतर्निहित है। कहने का मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव। तो देखें, लिबर्टी ऑफ बिलीव, थॉट एंड एक्सप्रेशन मिला लेते हैं, देख लें। सोचिए कितना बारीकी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपका न्यू वाला। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन है, पर लिबर्टी ऑफ क्या, जो इकोनॉमिक्स की बात कहा गया, तो यहाँ वो चीज़ मेंशन नहीं है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी की जो बात कहा जा रहा है तो वो मेंशन वहाँ नहीं है। तो थॉट का मतलब हो गया कि आपको अभिव्यक्ति की, सोचने की, विचार करने की, आपको थॉट मतलब विचार करने की, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस करना, भाव प्रकट करना, एक्सप्रेस करने का मतलब, बिलीव मतलब विश्वास का। तो और इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब इकोनॉमिक लिबर्टी है, मतलब आप इकोनॉमिकली मतलब कुछ भी
इसका मतलब क्या हुआ इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब पहले ही जानो। तो वो तो मैं थॉट ये बताऊंगा, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी उसमें मैं चर्चा हो सकता नहीं करूंगा। देखो कहीं ना कहीं बाद में बताऊंगा इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई है, पर इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब किसी को कोई भी रोज मतलब इकोनॉमिक मतलब कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड है ना। तो कहीं कितना भी धन रखने का, अर्जित करने का, जमा करने का लिबर्टी है, वो हुआ इकोनॉमिक लिबर्टी। कितना भी पैसा कमाने का, कोई भी व्यवसाय करके पैसा कमाने का लिबर्टी है, तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक लिबर्टी। और वो चीज़ इंडिया में इकोनॉमिक लिबर्टी प्रियम्बल में मेंशन नहीं है, तो पार्टिकुलरली कंसर्न प्रियम्बल से है। ज़्यादा दिमाग लगाने जाओगे तो फंसोगे। तो जो डायरेक्ट पूछा गया है डायरेक्ट ही आंसर करना है। अब कहोगे इकोनॉमिक लिबर्टी भी इंडिया में तो है ही कुछ हद तक, कैसे वो आगे मैं बताऊंगा कि भाई प्रोफेशन का, ऑक्यूपेशन का किसी को राइट है, लाइवलीहुड का राइट है, कम से कम जीने के लिए पैसा कमाने का राइट है। बट ये इकोनॉमिक लिबर्टी उस सेंस में नहीं पूछा गया। चलो उस सेंस किस सेंस से मतलब नहीं है, प्रियम्बल में मेंशन है या नहीं है, दैट्स इट। ये तो गेस करके थोड़ा दिमाग लगा के आंसर नहीं होगा इसका, जानते हो फैक्चुअल है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब देखिए जी, ये थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखें थोड़ा मैं इसको बड़ा करूंगा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जो उससे मतलब नहीं है। ये मैं पढ़ी नहीं करूंगा, ये बड़ी सी बातें कही गई है। इन द फॉलोइंग कोटेशन, ये कहीं ना कहीं प्रियम्बल को पूरा मेंशन कर दिया गया है। एक क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज 1997 का। तो ये कहता है कि ये चीज़ें हैं, लास्ट में एक्स और इसमें क्या मिसिंग है। तो कहता है कि ये नीचे मैं पढ़ लेता हूँ। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस एक्स डू hereby adopt, enact and give to ourselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्स स्टैंड फॉर, तो किस दिन के लिए कहना, एक्स क्या होता है, 26 नवंबर था, 26 जनवरी नहीं था। जो नहीं पढ़ा तो क्या सोचेगा, 26 जनवरी को तो कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स हुआ, मतलब भारत गणतंत्र हुआ। तो क्या मारेगा ऑप्शन, तो देखें 26 नवंबर होगा आंसर, लेकिन 26 जनवरी देखिए सबसे पहले रखा गया 26 जनवरी। क्योंकि स्टूडेंट जो तुक्का मारने वाला है, जो पढ़ा नहीं हो तो थोड़ा बहुत या थोड़ा कह सकते हो कि कंफ्यूज हो रहा हो कि क्या था, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा हो, या बहुत पहले का पढ़ा हुआ, रिवाइज नहीं किया उसने, तो लगेगा 26 नवंबर जो एक बार पढ़ा हो 1 साल पहले, तो कंफ्यूज तो रहेगा ही ना। तो सोचेगा नहीं यार 26 जैन ही होगा, तो सबसे पहले 26 जैन मारेगा और हो जाएगा गलत। ऑप्शन है 26 नवंबर, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। और ऑप्शन क्या दिया है 26 डे ऑफ जैन, 26 डे ऑफ जनवरी 1950, 1950, 1949 एंड नन ऑफ द अबव। ऐसे तो डायरेक्ट हमारे प्रियम्बल से ही ऐसे ही क्वेश्चन। अब देखें कहते हैं प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल, ये मैंने बताया था, पहले बोल दिया था लॉ, बट एड्स इन हेल्प करता है लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लीगल इंटरप्रेट करना है लीगलिटी को, तो इंटरप्रेट करने के देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, तो इस बेसिस पर जजमेंट, जैसे इंडिविजुअल जज पर डिपेंड करता है, मैंने पहले बताया। तो जजमेंट में बोल देते हैं, बोल दे सकते हैं, या मीन्स जजमेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं जजेज कि हमने इसके आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए ये जजमेंट दिया है। दूसरे जज बोल सकते हैं कि ये तो इन्फोर्सेबल है ही नहीं, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। तो आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे एक जज इसको किस वे में इंटरप्रेट करते हैं। उसी जजमेंट को 20 साल बाद दूसरे जज या दूसरे बेंच कर सकते हो, उसको ओवररूल कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, या नल एंड वॉइड कर देते हैं, ऐसे आते रहेगा। तो बस बेसिकली जानना है कि इन्फोर्सेबल नहीं है। लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल इंटरप्रिटेशन मतलब कह सकते हो कि लीगल का मतलब हो गया कि वैधिक तरीके से वैध है या नहीं हो उसका व्याख्या करना हो कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजन को, तो इसका हेल्प ले सकते हैं, इसको बेस बनाकर इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर कहता है प्रियम्बल स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को जो अधिकार मिला है किससे मिला है, लोगों से मिला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल स्टार्ट होता है क्या, बी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनी रिजॉल्व टू, वादा करते हैं, शपथ लेते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर।
तो बी द पीपल ऑफ इंडिया को कहकर स्टार्टिंग हुआ है। तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो सोर्स है ना, अथॉरिटी, कहाँ से उसको अथॉरिटी मिला, अधिकार मिला है, मतलब ताकत मिला है कॉन्स्टिट्यूशन को, लोगों से ही मिला है। इन द सेंस पीपल ऑफ इंडिया, लोगों, भारत के लोगों से। इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले जो मेंबर कौन थे, भारत के ही लोग थे। जो मेंबर थे इंडियन ही थे। इसमें बाहर वाले यूनाइटेड किंगडम मतलब का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, इंग्लैंड का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, हमारे ही लोग थे। अपने तरीके से हम बना रहे थे। हमारे लोग थे जो लोगों के द्वारा ही कहीं न कहीं जो चुने गए थे। कहीं न कहीं जैसे राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, एमएलए चुनते हैं। एमएलए को कौन चुनता है, लोग चुनते हैं। वैसे ही वहाँ भी क्या था कि डिफरेंट कह सकते हो कि प्रोविंसेस के या स्टेट के या प्रोविंसेस के जो एमएलए थे, उन्होंने चुना था, रिप्रेजेंटेटिव चुना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो वो तो खुद लोगों के द्वारा चुने गए, कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा चुने ही लोग गए, लोग ने कुछ लोगों को चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। तो अल्टीमेटली लोगों को ही बीस पर डिपेंड किया कि कैसे आदमी को हमें एमएलए बनाना है, अपने हिसाब से उस आदमी को एमएलए बनाया। उस आदमी ने लोगों के विश को देखते हुए एक रिप्रेजेंटेटिव को असेंबली में भेजा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा, संविधान सभा में। और हमारे और जो भेजा वो लोग कहीं ना कहीं हमारे ही लोग थे, इंडियन ही थे। और लोगों को देखते हुए जो बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को जो दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन को जो अथॉरिटी मिला, लोगों से मिला। तो इन द सेंस ये भी कह सकते हो कि जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस है यहाँ इंडिया में, डेमोक्रेसी है तो लोग चुनते हैं। लोग के चुनने के बाद ही वो सरकार बनाते हैं, सरकार में जाते हैं। और जो रूल है, नियम है, एक्ट है, अमेंडमेंट है, वो लोगों के विश के अनुसार ही करते हैं। क्योंकि अगले इलेक्शन में नहीं करोगे तो भाई लोग आपको हटा देंगे, किसी और को लाएंगे। और जब कोई आएगा तो लोगों को जो वादे करेगा कि हाँ जो जो गलती उसने किया उसको सुधारूंगा, उसको बदलूंगा, तभी लोग लाएंगे और उनके हिसाब से कानून नियम चला जाएंगे। तो अल्टीमेटली कंट्रोल कहीं ना कहीं लोगों का है। जैसे आप कह सकते हो सिंपल वे में ऐसे कि कहीं एक सिंपल वे में एग्जांपल देता हूँ। ऐसे एक थाने लेवल पर देखो, थाने पर कंट्रोल, जैसे एक पुलिस स्टेशन लेवल पर होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, एएसआई होते हैं, एसआई होते हैं, एसआई के ऊपर सब इंस्पेक्टर होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऐसे डीएसपी, एएसपी, फिर एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, ऐसे होते हैं। डीजीपी के ऊपर कौन हो गया, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से ऊपर हो गया स्टेट का होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से ऊपर हो गया सीएम हो गया, सीएम का भी उससे ऊपर कौन हो गया, उससे ऊपर कौन हो गया, या तो आप कह सकते हो कि होम मिनिस्टर कह सकते हो, यूनियन होम मिनिस्टर। उससे भी ऊपर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट से भी ऊपर कहीं ना कहीं कौन है, जनता। मतलब नीचे सबसे पहले जनता ही थी, ये ऊपर जाने के ऊपर भी एक तरह से जनता ही है, समझ गए, पब्लिक, लोग। तो ये हुआ अल्टीमेट अथॉरिटी लोगों से ही मिलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है इस बात को मेंशन करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। हम लोगों ने ये आपस में मिलकर रिजॉल्व किया कि इंडिया को कैसा बनाएंगे, सोवरेन बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे। ऐसा ये कहने का मतलब है। इतना ये बताया, पहले भी मैं बता चुका हूं इस बात को। अब देखिए, अब है इसके वर्डिंग को जानते हैं, इसमें क्या क्या जो मेंशन किया वर्डिंग है उसको थोड़ा देखा जाए। तो पहले आते हैं सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है क्या, संप्रभुता, सर्वोच्चता कहो या संप्रभुता कहो, मतलब सोवरेन है, संप्रभुत्व है हमारा देश। तो मीन्स इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हम नहीं अब डिपेंडेंट हैं किसी पर, नहीं डोमिनियन है। डोमिनियन इन द सेंस कि हमारा कंट्री जब रिपब्लिक आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर टिल 26 जैन 1950
उससे एक दिन पहले कह सकते हो। हम डोमिनियन थे, कॉमनवेल्थ के डोमिनियन थे। तो कहने का मतलब हम डोमिनियन नेशन थे। कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें जो ब्रिटेन का जिस कंट्री पर कंट्रोल रहा, मतलब जिस पर उसने रूल किया, लगभग 50 कंट्री के आसपास थे, छोटे छोटे बहुत सारे। तो वो सबको मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया गया, इसको बोला गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। उसके हम मेंबर बने, या जो मेंबर बने तो उनको कहा जाता डोमिनियन ऑफ कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ के जो हेड होते थे वो कौन होते थे? वो किंग और क्वीन जो भी वहाँ के रहे, ब्रिटेन यूके के रहे। तो उस समय तो हम डोमिनियन थे, लेकिन बाद में हमने 26 जन 1950 के बाद हमने वहाँ से डोमिनियन, जो हमारे जो डोमिनियन कॉमनवेल्थ का रहा वो भी वापस ले लेकर अब हम डोमिनियन नहीं रहे। कहने का मतलब वो कॉमनवेल्थ के जो हेड लीड थे किंग और क्वीन, तो हम उसके रह कर हमारा ये नहीं कहलाया कि हम उस डोमिनियन के हैं, और उस डोमिनियन का हेड कौन है, सुप्रीम लीडर कौन है, वहाँ का किंग है या वहाँ का क्वीन है, या वहाँ का क्रॉन कहा जाता है, यूके का क्रॉन जो होता था। डोमिनियन वाली बात नहीं, और डिपेंडेंसी नहीं रहे क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो चुके 15 अगस्त 1947 से ही। लेकिन डोमिनियन हम कब तक थे? 25 नवंबर तक कह सकते हो, 1950 तक हम डोमिनियन थे। उसके बाद हम डोमिनियन भी नहीं रहे और बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए। हमारे मैटर में इंडिपेंडेंस के बाद भी हालांकि भले डोमिनियन थे पर किसी का कंट्रोल नहीं था। हमको जैसे मन है वैसे हम अपने तरीके से कानून बनाएंगे, कोई इन्फोर्स नहीं करेगा कि ऐसे ही कानून बनाओ। उस पीरियड में कोई इन्फोर्स, दूसरा कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं था कि क्या रूल बनाए, क्या एक्ट बनाए, ऐसे कैसे कंट्रोल करना है। और वहाँ से कोई सेंटर, वहाँ यूके से कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा था, वो कोई डायरेक्शन हमें नहीं दे रहा था कि आपको इतने मेंबर इस कमेटी में होना चाहिए, इस तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए, उसको लेना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उस समय जब डोमिनियन थे। फिर भी आज डोमिनियन ना रहे 26 जन 1950 के बाद तो ना डोमिनियन की बात होती है ना डिपेंडेंसी की बात, कुछ भी नहीं, ये है सोवरेन है। तो इसलिए जब अभी कोई भी पाकिस्तान वाले, जैसे क्या होता है कि पहले बहुत साल पहले की बात, बहुत 10-15 साल, या पाकिस्तान के साथ कोई जब मुद्दा उठता है, ठीक है, कोई वार जैसा कुछ सिचुएशन होता है, तो उसमें कोई अदर कंट्री इंटरफेयर करते हैं, यूएस या कोई और, तो कहते हैं दिस इज माय इंटरनल मैटर, हमारा इंटरनल मैटर है और हम सोवरेन है, हमारा कंट्री सोवरेन है, इसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई और इसमें उंगली नहीं करेगा कि हमको पाकिस्तान से रिलेशन कैसे बना कर रखना है, कैसे नहीं बना कर रखना है। इंटरनल हमारा मामला है, हमारे इंटरनल मामले में आप, आंतरिक मामले में आप दखल नहीं दो। रसिया चूंकि इंडिया के सपोर्ट में रहता है तो रसिया इस बात को सपोर्ट करते हैं, या ये यस ट्रू, इट्स ए इंटरनल मैटर, इट्स इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया एंड वी शुड नॉट इंटरवेन इन दैट वन। हमें उसमें इंटरवेयर नहीं करना चाहता। लेकिन यूएस का कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रति, पाकिस्तान के लिए थोड़ा आपका सकते इंक्लिनेशन रहता है, या वाट एवर रीजन, वो ज़्यादा उनके साथ या तो बिजनेस का डीलिंग हो या आर्म्स एमुनेशन जो सप्लाई करते हो वो देखते हुए जो भी हो, तो उधर से इंक्लिनेशन रहता था। तो जिस कारण से ऐसे बातें बीच बीच में उठती थी, तो कि हम सोवरेन है, हमारे मैटर में कोई इंडिपेंडेंट, कोई दखल नहीं करेगा, एंड देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट। वो जैसे मैं बोला कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम कंडक्ट करने के लिए अपना इंटरनल मैटर करने के लिए खुद है। यहाँ तक एक्सटर्नल मैटर भी किसी के साथ करना है मैं खुद डिसाइड करूँगा, कोई और नहीं इंटरफेयर करेगा। पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में, विषय में हम कानून बना सकते हैं, एंड नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। सेम बात जो मैंने बोला। तो ये जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, डोमिनियन, इंडिपेंडेंस, ये सब जो मैंने साथ में मेंशन किया, टिल द पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडिया वाज डिपेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वो तो सब लोग जानते हैं। एंड 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जैन तक, 26 जैन को हालांकि इन्फोर्स हो गया, हम आ गए, रिपब्लिक हो गए, तो उससे मतलब पहले ही बोल सकते हो वहाँ तक हम कॉमनवेल्थ के जो डोमिनियन थे, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। मैंने सिर्फ बताया कि हम डोमिनियन तो उसी समय हट गए, डोमिनियन नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान कंटिन्यू रखा 1956 तक। आप देखें इन 1949 में इंडिया डिक्लेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। हालांकि 15 अगस्त 1947 से ही थे, लेकिन बीच में ये डिक्लेयर किया
इंडिया ने जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जैसे सेशन चल रहा है तो उसमें वहाँ डिक्लेयर किया है कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर रहेंगे। ऐसा नहीं कि 1949 से हम कॉमनवेल्थ का मेंबर रहे, मतलब डोमिनियन के फॉर्म में। तो ये सेम बात कहा गया कि मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन had acceptance of king as a symbol of free association of the independent nation and accepted British crown as the head of commonwealth। सेम बात जो मैं बताया, भले ही वो हेड थे कॉमनवेल्थ के। तो लेकिन दिस डिक्लेरेशन डज नॉट अफेक्ट इंडिया सोवरेनिटी इन एनी मैनर, इट वाज एन एग्रीमेंट बाय फ्री विल एंड टू बी टर्मिनेटेड। मतलब हम अपने मन से एग्रीमेंट किए हैं, कभी भी हम इसको टर्मिनेट खत्म कर सकते हैं। वो भले वो उसके हेड रहे, किंग ऑफ क्राउन जो कह सकते हो या क्वीन, लेकिन हम सोवरेन थे हमारे मैटर में, फिर भी उनका इंटरफेरेंस नहीं था। तो ये बातें जो मैं बता चुका हूँ। ये देखिए, ये आपका है कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ के हम मेंबर रहे। तो ये कौन है, आप लॉर्ड माउंटबेटन है ये, और ये उनकी वाइफ, पहले भी डिस्कस किया है मैंने, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इसमें। देखिए, इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ यूएनए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर 1945, उसमें यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इससे पहले लीग ऑफ द नेशन था ना, कह सकते हो आप कि कब जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद एक लीग ऑफ द नेशन इस्टेब्लिश हुआ, सेटअप किया गया ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अभी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, 1945 में ये इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार हुआ कि भाई अब ऐसा वार ना हो, लोग एक पीस मेंटेन रखे, एक कोई सोशल एक व्यवस्था मेंटेन रहना चाहिए, कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल ऑर्डर रहना चाहिए, मतलब विश्व स्तर पर एक कोई व्यवस्था होना चाहिए, लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कहीं वार का सिचुएशन बने तो सब लोग मिलकर उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। ये तो अगर कोई वीक कंट्री है तो उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये सब चीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना 1945 में। इंडिया भी उसका मेंबर बना। हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसके मेंबर बने। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ प्रिंसली स्टेट के मेंबर रिप्रेजेंटेटिव गए वहाँ, और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी गए। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ जो मैं दिखाऊंगा, आगे का पिक्चर दिखाऊंगा, पिक्चर दिखाया है मैंने, देखें, ये डिप्लोमेट हैं, ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए। इनका नाम है रामास्वामी मुदलियार, हाँ, रामास्वामी मुदलियार। तो ये यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया की तरफ से। ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव थे, जितने इंडिया के प्रोविंसेस है उनके रिप्रेजेंटेटिव थे ये, मतलब ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी जो डायरेक्टली कंट्रोल था। और ये गए कृष्णमाचारी अय्यर, इनका फोटो मैंने दिखाया था। कृष्णमाचारी ये थे प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनको चुना गया था, और ये प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ जाकर ये साइन करते हैं और इंडिया यूएनओ का मेंबर बनता है। तो क्योंकि अगर सिर्फ ये जाते प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हुए या ब्रिटिश ऑक्युपाइड टेरिटरी, डायरेक्टली ऑक्युपाइड टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हुए, तो प्रिंसली स्टेट कहीं ना कहीं उनका यूएनओ का मेंबर नहीं रहते, क्योंकि इंडिया तो उसमें एक तरह से आप कह सकते हो क्या फेडरल के फॉर्म में, पूरा संघ के फॉर्म में तो बना नहीं था। प्रिंसली स्टेट अलग थे, अपना प्रोविंसेस जो था ऐसे। तो दो मेंबर, ये कृष्णमाचारी आपको मैंने शायद बताया था, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे, उनमें से एक मेंबर ये थे वीटी कृष्णमाचारी। बाकी 7 मेंबर आपको बताया था, आपको पता रहना चाहिए कौन कौन था। बताओ कौन कौन? भीमराव अम्बेडकर साहब, फिर कृष्णमाचारी हो गए, फिर के एम मुंशी हो गए, फिर के माधव राव हो गए, मोहम्मद सादुल्ला हो गए, ठीक, और एक हो गए गोपाला स्वामी अयंगर। तो ये 7 लोग थे, उनमें मेंबर थे। तो ये हुआ मेंबरशिप के बातें। अब कहाँ हूँ मैं? यहाँ हूँ, देखें। इंडिया मेंबर बन गया, यूएनओ का मेंबर। उसके बाद भी इंडिया है कि हम सोवरेन रहे हमारे मैटर में, उनका भी यूएनओ का भी डायरेक्ट कोई इंटरफेरेंस ऐसा नहीं था, ये कहने का मतलब हुआ। बीइंग ए सोवरेन स्टेट,
इंडिया कैन आइदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी, सोवरेन हैं हम, ठीक है, संप्रभुता सर्वोच्चता हमारी है, फिर भी क्या इतना है, और हम फॉरेन टेरिटरी को ऑक्युपाई कर सकते हैं, एंड सीड ए पार्ट ऑफ टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, अपने टेरिटरी के कुछ पार्ट को किसी और को दे भी सकते हैं, फॉरेन स्टेट को, विदेशी राज्य को, विदेशी राज्य मतलब विदेशी कंट्री को कहने का मतलब। अब देखें आर्टिकल 1 मेंशन करता है क्या, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, उसमें कंप्राइजिंग स्टेट के बारे में जो है, और जो आप देखते हो यूनियन टेरिटरी को कंप्राइजिंग एंड अदर टेरिटरी विच विल बी एक्वायर्ड, जो बाद में कोई एक्वायर किया जाएगा, तो वो आर्टिकल 1 में ये प्रोविजन मेंशन है कि हम और टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकते हैं, आर्टिकल 1 कहता है। तो वही हो गया कि एक्वायर फॉरेन टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 से, ये पूरा आर्टिकल 1 नहीं है, सिर्फ ये पार्ट या का है, कहने का मतलब ये पार्ट। इसके अलावा 2 प्रोविजन और है कि यूनियन ऑफ इंडिया कौन कौन कहलाएंगे, यूनियन टेरिटरी भी कहलाएंगे, एंड अदर जो प्रॉपर जो स्टेट्स हैं वो, कहने का मतलब। तो 3 है, फॉरेन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स, वो आर्टिकल 1 के पार्ट में है। सीड ए पार्ट ऑफ टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, अगर अपना टेरिटरी को हम किसी और को दे सकते हैं, लेकिन उसको देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्टिकुलर स्पेसिफिक आर्टिकल नहीं में है कि इंडिया को ये राइट है कि अपना टेरिटरी किसी को दे दे, लेकिन कोई अपना टेरिटरी किसी को दे ना, तो नॉर्मल वे में दे नहीं सकते, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 को फॉलो करते हुए अमेंडमेंट करना होगा। कहने का मतलब सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगा, क्या होगा, स्पेशल मेजॉरिटी होगा। स्पेशल मेजॉरिटी से उस अमेंडमेंट को करना होगा, और अमेंडमेंट के बाद ही आप अपना टेरिटरी किसी और को दे सकते हो। जैसे देखो, जो आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 100 मैंने बताया था, तो बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट एग्रीमेंट जो हुआ था, तो उसमें कुछ टेरिटरी हमने बांग्लादेश को दिया, छोटे छोटे इनक्लेव की बात हुई, और कुछ बांग्लादेश से हमने आपस यहाँ अपने इंडिया में आया। ये और बात है कि ज़्यादा टेरिटरी बांग्लादेश में गया था। तो वो अमेंडमेंट क्या 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो वो अमेंडमेंट करके ही, यानी आर्टिकल 368 के जरिए अमेंडमेंट किया गया, और हमने अपना टेरिटरी सीड किया, सौंपा किसी और कंट्री को। ये हुआ ये मतलब। और एक्वायर्ड फॉरेन टेरिटरी कहने का मतलब बाद में हमने, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे टेरिटरी हमने ऑक्युपाई किया है ना, फॉरेन टेरिटरी, जैसे गोवा, दमन दीव, इस पर पोर्तुगीज का कंट्रोल था। पौंडीचेरी किसका कंट्रोल था इस पर, फ्रेंच का था ना ऐसे। तो वो सब टेरिटरी को हमने ऑक्युपाई किया, मतलब कह सकते हो कहीं ना कहीं एक्वायर किया बाद में फॉरेन टेरिटरी को। तो उससे कंटेक्स्ट में ये है, सोवरेन है, हम किसी से अपना किसी और से टेरिटरी एक्वायर भी कर सकते हैं, हम किसी और को सौंप भी सकते हैं। एक्वायर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक आर्टिकल 1 में मेंशन है, सीड करने के लिए, सौंपने के लिए कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको अमेंडमेंट करके ही। अब देखें, ये भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जोड़ा, मैं बताऊंगा, एक केस बताऊंगा, बेरवड़ी यूनियन केस के बारे में मैं बात में बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आप सीड करोगे टेरिटरी, तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और भी स्पेशल प्रोसीजर के जरिए, और भी अंडर आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर, मतलब स्पेशल प्रोसीजर, अमेंडमेंट करके ही टेरिटरी सौंप सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती, रोक लगा देती, उसको नल एंड वाइड, मतलब कह देती कि आप कोई टेरिटरी दे ही नहीं सकते आप, इंडिया एक यूनियन है, यूनाइटेड है, और इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, दे नहीं सकते, जज ऐसा डिसीजन दे सकते थे, लेकिन अगर ना देते तो क्या होता, वो जो दूसरी कंट्री के साथ हमारा रिलेशन खराब रहता, उतना दिन से डिस्प्यूट चलता रहता, आसपास के जो टेरिटरी है हमेशा यहाँ से वो बम फेंक रहे हैं, उधर से वो बम फेंक रहे हैं, माहौल खराब रहता, उससे ट्रेड अफेक्ट होता है, इकोनॉमी डेवलप होता है, वहाँ का एजुकेशन, हेल्थ, सोशल डेवलपमेंट, आसपास जो एरिया सब चीज़ डेवलप होता है। 2 देश के रिलेशन खराब रहने से दोनों देश का है जो क्या ग्रोथ प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं कमी आती है। एक दूसरे के साथ आप सही मेल जुलाव रखोगे तो उसकी जो कमी है वो आपसे लेगा, आपको जो कमी है उससे लोगे, ये होगा। तो ये चीज़ खराब माहौल और ख़राब ना हो, तो चलो भाई कम से कम आप दे सकते हो, तो उसके लिए हाँ मना नहीं करता हूँ, लेकिन उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट के लिए स्पेशल प्रोसीजर, ताकि सिर्फ
जो जिसकी गवर्नमेंट है यूनिलैटरली अपने मन से सिर्फ ऑर्डर पास करके या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके ना दे दे, उसको पार्लियामेंट में प्रॉपर लाना होगा और सारे मेंबर का सहमति लेना होगा, वोटिंग होगी, तब जाके टेरिटरी दे सकते हो, ये कहने का मतलब। इसलिए जोड़ा गया था। जोड़ा क्या गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस बात को एक्सप्लिसिट किया था, स्पष्ट किया था। बाकी वो जो केस जो मैंने बोला बाद में मैं बताऊंगा, अभी क्या इस चैप्टर होते होते तक मैं बताऊंगा। अब देखें, अब है सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। तो सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का जो मतलब मूल जो स्रोत है, आर अंडर सोशल ऑनरशिप, और सोशल ऑनरशिप और कंट्रोल, सोशल कंट्रोल या सोशल ऑनरशिप हो, मतलब सिर्फ एक पर्सन का नहीं है, सोसाइटी में जितने लोग रहे हैं सबका उस पर अधिकार हो, ऑनरशिप हो, कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ का इक्विटेबल कहने का मतलब बराबर नहीं, इक्वल नहीं। इक्विटेबल का कहने का मतलब क्या होता है, इक्विटेबल का मतलब फेयर एंड रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फेयर एंड रीजनेबल, सही तरीके से, उचित तरीके से, जायज तरीके से, ठीक कह सकते हो, निष्पक्ष तरीके से जो नेशनल वेल्थ का जो है, जो राष्ट्र की जो संपत्ति है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये कहने का मतलब है सोशलिस्ट। वाइल इन कम्युनिज्म क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। वाइल इन कम्युनिज्म जो होता है, कम्युनिज्म होता है प्रिंसिपल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर स्टेट ऑनरशिप और कंट्रोल, मतलब जो भी प्रोडक्शन का जो भी हो, मतलब कहने का मतलब जो भी फैक्ट्री हो या सर्विसेज हो, तो यहाँ प्रोडक्शन की बात हो तो प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री कहने का मतलब जहाँ प्रोड्यूस उत्पन्न हो रहा हो, तो उस पर स्टेट का कंट्रोल हो। तो यहाँ कोई इंडिविजुअल का अपना कोई प्रॉपर्टी कंट्रोल या अपना प्रोडक्शन, अपना कंपनी, फैक्ट्री नहीं होगा, सब स्टेट कंट्रोल करेगी। स्टेट को डिसाइड करना है, मतलब सेंटर को या स्टेट कह सकते हो, गवर्नमेंट को, कितना हमें प्रोडक्शन करना है, कितना लोगों के बीच में बांटना है, किसको कितना देना है। और सोशलिज्म मतलब हो गया, यहाँ आगे बताऊंगा कि लोग अब जितना अपना मेहनत करते हैं तो अपना जितना पैसा लगाए, अपना कंट्रोल अपने हिसाब से जितना प्रोडक्शन करे, जिनकी उनकी कैपेबिलिटी है, ये हुआ। साथ में स्टेट का भी कुछ कंट्रोल होगा, सारे पूरे स्टेट का कंट्रोल रहेगा, कुछ लोगों का, कुछ स्टेट का। और अब सोशल ऑनरशिप और कंट्रोल मतलब वही, बाकी स्टेट वाली जो बातें हैं, क्या सोशलिज्म होता है, क्या कम्युनिज्म होता है, डिटेल बताऊंगा। बस अभी के लिए इतना ही जानो कि बस सोशल ऑनरशिप वर्डिंग जो है मैं ये थोड़ा हाईलाइट कर दूं, थोड़ा कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। देखें यहाँ है, कलर भी मुझे दूसरा चुनना होगा, हाँ जी, ये है पेन थोड़ा बड़ा, ए ओके। अब देखें, ये है सोशल ऑनरशिप और कंट्रोल, ये मतलब, और दूसरा मतलब है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाइल इन कम्युनिज्म प्रिंसिपल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर है स्टेट ऑनरशिप और कंट्रोल, ये हुआ। यहाँ सोशल ऑनरशिप एंड कंट्रोल, यहाँ स्टेट ऑनरशिप एंड कंट्रोल। अभी तक के लिए इतना ही, और ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए अब है, अल्दो द टर्म सोशलिस्ट बाय एडेड, जो मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए के बाद ये ऐड हुआ, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन हैड ए सोशलिस्ट कंटेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से ही हमारा सोशलिस्ट कंटेंट था। कैसे? डीपीएसपी के फॉर्म में। ऐसे सोशलिस्ट का क्या है मतलब? सोसाइटी का सोशल ऑनरशिप एंड कंट्रोल है। डीएसपी का प्रोविजन मैंने पहले बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया है इसके बारे में, सोशल ऑनरशिप और कंट्रोल के बारे में। तो डिटेल में आगे बताऊंगा कैसे कैसे सोशल ऑनरशिप है, सोशल कंट्रोल है, सबका कंट्रोल है, क्या है, कैसे सबको एक कह सकते हो कि मिनिमम है जो लिविंग वेज कमाने का है, कम से कम अपना ज़िंदगी लाइवलीहुड चलाने के लिए कैसे है, कैसे रिसोर्सेज को बांटने की बात कही गई है,
कैसे कोई जमा पैसा करके ना रखे, उसकी बातें कैसे कही गई है, और इनइक्वलिटी ना हो कैसे, कम से कम इक्वलिटी मेंटेन कैसे किया जाए, उसकी भी बातें मेंशन की गई है डीपीएसपी में। वो फर्दर आगे मैं बताऊंगा तो उसको डिस्कस करूंगा। वर्कर के बेनिफिट के लिए और फीमेल के लिए, बच्चे के लिए, चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन बच्चे के लिए, ओल्ड पर्सन के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए, क्या क्या उनके वेलफेयर के लिए जो बातें आगे मेंशन की गई है मैं उसको बाद में बताऊंगा। तो ये मैंने अभी बता दिया था कौन थे ये, रामास्वामी मुदलियार एंड ये थे कृष्णमाचारी जो साइन कर रहे हैं यूएनओ में। अब है देखें, इंडिया पोसेस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद, डैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ मिक्स्ड है। इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ये पढ़ाऊंगा मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बताया था मैंने जस्ट अभी बताया कि लोगों का भी होगा इन्वॉल्वमेंट और सरकार का। पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो जानते हैं पीएसयू, सरकार की कहो कंट्रोल रहेगी बहुत सारे कह सकते हो आप ऑर्गेनाइजेशन पर या बहुत सारे कॉरपोरेशन पर, और कुछ सरकार की प्रॉपर्टी होगी, और लोगों का भी प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इंडिविजुअल की भी। इंडिविजुअल मतलब यहाँ पब्लिक में कन्फ्यूज होगा। ये पब्लिक कहने का मतलब सरकार को रिप्रेजेंट करता है, प्राइवेट मतलब सिटीजन को, पब्लिक जनता को, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर का कहने का मतलब हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर जानते हो, एंड गवर्नमेंट सेक्टर को बोला जाता है पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है। ये है। तो इसका पर्पस क्या है सोशलिज्म का? इंडिया का जो सोशलिज्म है, जो हमने सोशलिस्ट ऐड किया है, इसका मतलब पर्पस है कि हम गरीबी हटाएं। इग्नोरेंस मतलब किसी को इग्नोर ना किया जाए। इग्नोर कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कह सकते हो कि नकारा नहीं जाए, इग्नोर नहीं किया जाए, नकारा नहीं जाएगा, ऐसे छोड़ दिया जाए कि इसका कुछ नहीं कर, कोई इसको बारे में सोच ही नहीं रहा है इस क्लास के बारे में, इनका ग्रोथ कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, इनका हेल्थ कैसा रहा है, एजुकेशन कैसा है, इसके बारे में नकार दिया गया है ऐसे ग्रुप को, ऐसे सिटीजन को, ऐसे लोगों को। ऐसा नहीं है। तो इंड कर दे इस चीज़ को, गरीबी को, नकारात्मक बातें और बीमारी को, और अवसर की बराबरता, कह सकते हैं कि इक्वलिटी, सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, अपॉर्चुनिटी का सबको बराबरी का हक मिला, अवसर का सबका अधिकार मिले। तो वो करेंगे मतलब इंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये है। अभी बहुत सारी बातें आएगी, मैं बता दूं, अभी घूम फिर कर इधर की बात इधर की बात इधर की बात, गोल मोल टोल मोल ऐसे करके आते रहेगा। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अभी लगेगा क्या 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 है, जब एक बार पूरा पढ़ लोगे अपना दिमाग इतना खुल जाएगा कि भले पूरा फैक्चुअल पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप आंसर करने लायक, सोचने लायक खुद हो जाओगे कि हाँ भाई सोशलिस्ट कौन सी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म को डिनोट करता है, सोशलिस्ट फिलॉसफी को दिखाता है, कौन डेमोक्रेटिक बातें हैं, कौन रिपब्लिक की बातें हैं, कौन इक्वलिटी की बातें हैं, कौन फ्रेटर्निटी की बातें हैं, कौन लिबर्टी की बातें हैं, कौन सी बातें जस्टिस के है, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, सिविक राइट, ये सब कई चीज़ घूम फिर कर आएगा। जब पूरा पढ़ने के बाद एग्जैक्ट कंसेप्ट क्लियर होगा कि भले हम रटे हुए ना हो तो कम से कम जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 तक तो आपको लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए। उतना पता है तो आप इसका आंसर में लिख सकते हो कि हाँ कौन से पॉलिटिकल राइट में आएगा, कौन सिविल में आएगा, कौन सोशल में आएगा, कौन सोशल जस्टिस में आएगा। समझ गए ना? तो घूम फिर के सब ये सब ही राउंड चलने वाला है। मैं पहले बता दूँ, डिटेल मैंने इसलिए बताया है कि कहीं बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं होता है, बार बार कन्फ्यूज होते रहते हैं कौन सा पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस। जब फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ये सब पढ़ते हैं और आगे बहुत चैप्टर में पहुंचते हैं तब उनकी मैच्योरिटी उस लेवल तक आती है, अदरवाइज बार बार गूगल ही करते रहते हैं। तो मैंने हर चीज़ को यहाँ रख दिया है। थोड़ा मैं फास्ट चलूँ क्योंकि बहुत सारे अभी बातें हैं। तो देखें, कहते हैं इज ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म लीनिंग टुवार्ड द गांधीन सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स का जो फिलॉसफी होता है ना, कार्ल मार्क्स के जर्मन स्कॉलर थे, फिलोसफर थे,
ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं जो बातें थी सोशलिज्म की ओर इंडिकेट, वो फिलॉसफी दिया करते थे कि कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बातें बोलते थे, कैपिटलिज्म को इरेडिकेट कर देना चाहिए, सोसाइटी को डेवलप करना है तो स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, रिवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कहते हैं क्या कि जो गरीब लोग हैं या वर्कर है इनका राइट होना चाहिए, ऐसे कार्ल मार्क्स का होता है। जब तक ये कैपिटलिस्ट रहेंगे तब तक इनका कोई ग्रोथ नहीं हो सकता। तो ये कार्ल मार्क्स का ऐसा फिलॉसफी रहता था। फिर गांधीज्म का क्या फिलॉसफी रहा है? गांधी का क्या रहा है? स्टेट लेस सोसाइटी, स्टेट का ना हो, लोग सुखी से रहें, सब अपने तरीके से रहें। इस पर लोगों का कोई पुलिस वाला सरकार ना रहे, कोई ऊपर से ऑर्डर ना देते रहे, जितना ज़रूरत है उतना हिसाब से अपना कमाए, उतना खेती करें, उत्पादन करें, ज़्यादा मशीनरी हम ना लगाएं, मशीन का इन्वॉल्वमेंट ना करें, मेहनत करके जितना कमाएं और उतना खाएं, खुश से रहें। गांधी जी का ये फिलॉसफी रहा है। तो हम गांव में रहें, खेती करें, चरखा चलाएं, ज़्यादा मशीन का यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करने के फिर इसके चक्कर में ना रहें, सब लोगों को रोज़गार मिले। गांधी जी का फिलॉसफी रहा, सब लोगों को रोज़गार रहे। मशीन का यूज करोगे तो लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, तो मैन पावर का यूज करो, उनके लेबर को यूज करो, एफर्ट को यूज करो। और तो ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी में घुसने की बातें नहीं करते थे। तो गांधी जी का ऐसा फिलॉसफी रहता था, सबका साथ सबका विकास कह सकते हैं इन द सेंस। तो हमारा जो रहा डायरेक्ट इंक्लिनेशन गांधीयन सोशलिज्म की ओर। बाकी इंडियन सोशलिज्म में क्या होता है वो बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए फिर अब वो है वाइल स्टेट सोशलिज्म इन्वॉल्व नेशनलाइजेशन। स्टेट सोशलिज्म कहो या कम्युनिज्म कहो कि सारे को नेशनलाइज करके पूरा पर स्टेट का कंट्रोल रहेगा, प्रोडक्शन पर कितना प्रोडक्ट करना है, साथ में किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी स्टेट का कोई प्राइवेट नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो अभी कम्युनिस्ट कहाँ, वहाँ है चाइना में, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन वहाँ भी कहीं 100% वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में 100% कम्युनिज्म का या कम्युनिस्ट का उसका फिलॉसफी नहीं है। कहने का मतलब चाइना में क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, चाइना में कोई बिजनेसमैन नहीं है वहाँ भी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो क्योंकि आप देखोगे कि चाइना के जो एक जैसे अमेजन है कंपनी, वैसे चाइना की भी एक कंपनी है, उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, जैसे ई कॉमर्स कंपनी। तो उसका एक पर्सन है काफ़ी रिच पर्सन, तो कहीं ना कहीं उसके पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसके अलावा और भी लोगों के पास चाइना में है जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो 100% कोई भी कंट्री अभी वर्ल्ड में कम्युनिस्ट की बिल्कुल पूरा नेशनलाइज हो, पूरा सेंटर का कंट्रोल हो और उस हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिस कथन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1999 एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हुआ था। एलपीजी रिफॉर्म लिबरलाइज कर दिया गया था इकोनॉमी को कि कोई भी आके यहाँ इंटरफेयर बिजनेस कर सकता है। प्राइवेटाइज कर दिया कि भाई अपना प्राइवेट बिजनेस सेटअप कर सकते हो। सरकार का हर चीज़ को नेशनलाइज जो हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करके कैसे अभी क्या चल रहा है कि हम ये करते हैं ना, लोग बोलते हैं कि सरकार है जो प्राइवेट लोगों को बेच दे रही है, जैसे यहाँ एयरपोर्ट बेच दिया, यहाँ ये कर दिया, अपना शेयर कम कर लिया। कभी बोलते हैं अडानी को दे दिया, उसको बेच दिया, उसको बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। तो प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया, निजीकरण। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि विश्व स्तरीय लेवल हम विश्व के लिए अपना कंट्री को खोल दिए। वर्ल्ड के किसी भी कोने से कोई भी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी या ऐसे भी जो है इन्वेस्ट करना चाहे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हुआ था एलपीजी रिफॉर्म। ये डाइवर्टेड इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम सोशलिज्म टू प्राइवेटाइजेशन। सोशलिज्म में देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का था, आई प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट का धीरे धीरे जो था कम होकर सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का ज़्यादा रोल रहा, तो इसको ये बोला गया है। सोशल टेंडेंसी धीरे धीरे हमारी कम गई। तो ये this was done in keeping view of the worldwide trend and after collapse of the YE socialism in USSR and East Europe in उसमें USSR में जिसको बोलते हैं, जो रसिया अभी बोलते हो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोला जाता था। तो उसका जो आप हिंदी में बोलते हैं विघटन हुआ, कोलैप्स हुआ, जो टूटे उसके बहुत सारे जो कंट्री अलग हो गए। तो और साथ साथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री में भी उस समय सोशलिज्म का ट्रेंड था। तो इकोनॉमी उनकी ख़राब हुई, कंडीशन ख़राब हुई जो पहले जितना था।
तो सब जगह खराब होने की वजह से क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट उसके जो खुद के जो पार्ट थे वो अपना इंडिपेंडेंट अलग मांगना चाहें कि हम साथ में रहकर उतना डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो अलग अलग होने लग गए। तो इसको बोलते हैं कोलैप्स हुआ यूएसएसआर का। और ईस्ट यूरोपियन कंट्री का, ईस्ट यूरोपियन कंट्री में कौन आएगा? वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्ट में आपका आएगा फ्रांस आ जाएगा, आप यूके आ जाएगा, पोर्तुगीज आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा। ईस्ट यूरोपियन कंट्री में छोटे छोटे बहुत कंट्री आप खुद देख लो कौन सा है, चेकोस्लोवाकिया है या क्या है, और टर्की के आसपास वाले जो कंट्री जो हो गए ईस्ट यूरोपियन कंट्री कहलाएंगे। तो उस वहाँ ज़्यादातर क्या था? सोशलिज्म था। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है? @Dr.Vikas ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है? लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले ही बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो और फैन रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया।
तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं। मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, जो फी मांग रहा हूं, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है, नहीं सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @ओके एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 00394, सॉरी 000 है, UTIB 0003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।